मलेशिया में भी आरक्षण एक संवैधानिक हक है। वहां के बहुजन, मलयज और बाकी ट्राइब्स और कम्युनिटीज के लिए, जिनकी संख्या आबादी में 68% है। हमारे देश की तो आदत है, आधी सरकारी आधी प्राइवेट इकोनॉमी के बीच झूलते रहते हैं हम। सेम हालात पर मलेशिया के भी हैं। इसलिए आज हम मलेशिया की आरक्षण नीतियों से सीखेंगे। मलेशिया की नीतियां काफी दिलचस्प हैं क्योंकि उनकी शुरुआत अर्थव्यवस्था और व्यापार में हुई थी, फिर समय के साथ वह रोजगार और शिक्षा में भी लागू हुई। आरक्षण नीतियों से चर्चा करने से पहले हम मलेशिया के सामाजिक इतिहास और ढांचे के बारे में जानते हैं। वहीं 23% चाइनीज हैं वहां और 7% केवल भारतीय। 68% मलयस को भूमिपुत्र यानी माटी के सपूत कहा जाता है। माटी की बेटियां ऐसा कभी नहीं कहा जाता मलेशिया में। भूमिपुत्र एकदम मर्दाना है, महाभारत के छोटे भीम स्टाइल। मलेशिया वाले भी भारत की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से सीख सकते हैं। न उस स्कीम के पैसे गए हैं डूब। ये थे मलेशिया के सरकारी आंकड़े जो कि आसानी से मुझे ऑनलाइन मिल गए। भारत में ऐसे जाति आधारित आंकड़े खोजने निकलूं ना तो लग जाती है मेरी, क्योंकि है ही नहीं पब्लिक में यार। स्वतंत्र भारत की जातिगत जनगणना पहली बार 2011 में जाकर हुई। भारतीय सरकारों को 60 साल लगे इस बेसिक काम को करने में, और उस जातिगत जनगणना के आंकड़े दबा कर रखे हैं कहीं मिनिस्टर साहब ने, तो मंत्रालय की किसी खास अलमारी में लगता है। जैसे भारतीय संविधान में आरक्षण के लिए अनुच्छेद 15, 16 और 330 है, उसी प्रकार मलेशियाई संविधान के अनुच्छेद 153 के मुताबिक वहां की सरकार भूमिपुत्रों के लिए कोटा रख सकती है। सर्विसेज, लाइसेंसेस, परमिट्स, शिक्षा संस्थानों और कई अन्य समान क्षेत्रों में भी। आरक्षण ऐसे प्रावधानों में से एक है जो ऐतिहासिक शोषण की संस्कृति से उभरने के लिए लाया गया है। जैसे कि भारत में जाति व्यवस्था है, मलेशिया में विभिन्न समुदायों के बीच तनाव 19वीं और 20वीं सदी में अंग्रेजों के शासन के समय काफी बढ़ा, जब वहां चाइनीज और भारतीय काम करने के लिए गए। अंग्रेजों की हुकूमत के दौरान चीनी लोगों ने व्यवसाय और कृषि के क्षेत्र में काफी तरक्की की। चीनियों के क्या कहने यार, आज ही इकोनॉमिक पावर नहीं, तब भी पैसे बना लिए थे। जैक मा खुश हुए। और उस टाइम चीनियों के बाद भारतीयों ने सबसे ज्यादा तरक्की करी, जैसे कि थोड़ा बहुत कबाली भूमि में भी दिखाया गया है। अगर नहीं देखी आपने तो जरूर देखिए, क्योंकि सूट बूट में कब्बाली आया। अंग्रेजों के टाइम दुख की बात यह रही कि मलय सामंती वर्गों को छोड़कर, जो कि सबसे ऊंचे अभिजात वर्ग थे, मेजॉरिटी मलय की सामाजिक आर्थिक स्थिति खराब रही। 1957 में मलेशिया को स्वतंत्रता मिलने के बाद भी ज्यादातर राष्ट्रीय धन और संपत्ति विदेशी और चाइनीज कंपनीज के हाथ में रही। 1960 के दशक में इससे सामाजिक तनाव बढ़ता रहा और 1969 के ऐसे दंगों के बाद, जिन्होंने मलेशिया को हिलाकर रख दिया, वहां की सरकार ने 1971 में एक ऐतिहासिक आर्थिक नीति निकाली, जिसे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी कहा गया। इसी नीति के चलते सबसे पहले तो स्टेट का रोल बढ़ा एक ऐसी मलेशियन इकोनॉमी में जो हमेशा से प्राइवेट थी। इस नीति के दो मुख्य उद्देश्य थे। नंबर 1, पूरी तरह गरीबी को हटाना। नंबर 2, सामाजिक न्याय, राष्ट्रीय धन को सभी समुदायों में बांटना। एक नया पूंजीवादी वर्ग, जिसे भूमिपुत्रा कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल कम्युनिटी कहा जाता है, अब समाज में ऊपर आने लगा। लोकल मलयज और स्वदेशी समुदायों को फाइनेंशियल और अन्य रूप से सपोर्ट किया गया ताकि नए व्यापारी और एंटरप्रेन्योर्स तैयार हो सके। 1978 में राज्य की बड़ी कंपनीज का कुछ शेयर्स भी मलयस को दिया गया। विदेशी और चीनी कंपनियों को भी ऐसा करना पड़ा। लिस्टेड कंपनीज में भूमिपुत्रास का हिस्सा
1970 में 2% से बढ़कर 2008 में 20% तक पहुंच गया। डाइवर्सिटी हो तो आखिर ओनरशिप में पिछड़ों को केवल छोटे पदों पर या फुट सोल्जर्स की तरह इस्तेमाल करना धूर्तता है। और इस भारतीय राजनीति के हमाम में पूरा स्पेक्ट्रम नंगा है। नंगा होकर गंगा में डुबकी मारेंगे, शुद्धता की बात करेंगे, डाइवर्सिटी की नहीं। मलेशिया में कुल गरीबी दर जो 1970 में 50% थी, वह 2012 आते आते केवल 2% तक रह गई। मलेशिया में गरीबी दर 65% से घटकर 10% से भी कम पर है अब। और प्रतिनिधित्व के लिए आरक्षण हम तो ये हमेशा सुनते रहते हैं अपने भारत में, किंतु इसका उपयोग गरीबी हटाने के लिए करना गजब बात है। भारत भी इसे देख सकता है। मलेशिया आखिर यही साउथ ईस्ट एशिया में तो है, यूरोप में नहीं और ना ही मार्स पर। 1990 और 2000 के दशक में भूमिपुत्रास के लिए छोटे और मीडियम उद्यमों के विकास पर भी काफी जोर दिया गया और 2010 में एक नया इकोनॉमिक मॉडल निकाला गया। 2008 के ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के झटकों से उभरने के लिए इसमें मार्केट फ्रेंडली अफर्मेटिव एक्शन की बात करी गई। फ्री मार्केट प्राइवेटाइजेशन, विदेशी निवेश के साथ आरक्षण का मिश्रण, विविधता और पूंजीवाद साथ साथ, चाहे वो राज्य का पूंजीवाद हो या प्राइवेट पूंजीवाद। मलेशिया में भूमिपुत्रास के लिए सकारात्मक नीतियां हमेशा मौजूद रही हैं। भारत का वही स्टेट पूंजीवाद हो या राष्ट्रीय हो या अंतरराष्ट्रीय कंपनियां हो, कभी कोई नीति या राजनीतिक बहस तक नहीं हुई ओनरशिप में विविधता लाने की और पिछड़ों को अपना हिस्सा देने की। जवाहरलाल नेहरू के टाइम बड़े राज्य उद्योगों को सपोर्ट देने से लेकर इंदिरा गांधी के टाइम के राष्ट्रीयकरण तक और फिर 1991 के उदारीकरण रिफॉर्म्स के बाद भी भारत में कभी ऐसी नीतियां नहीं रहीं जिसमें इंडस्ट्रीज और कंपनीज के ओनरशिप में विविधता की बात हुई हो, जिससे कि इस देश के बहुजनों तक पहुंच सके हमारे मिस्टर विकास। यार, राज्य को आखिर समाज के हर तबके को प्यार करना होता है। समाज के विभिन्न क्षेत्रों में, जैसे कि हम अपने पार्टनर से करते हैं, अलग अलग पोजीशंस और जगहों में। अगर स्टेट बोरिंग तरीके से सिर्फ सोना चाहता है तो वो भाड़ में जा सकता है, लेकिन इसी कंडीशन पर कि प्राइवेट सेक्टर में विविधता हो। ਹੁਣ चलते हैं असि नौकरियों विच कोटा की तरफ, जो कि मलेशिया के पब्लिक सेक्टर में शुरू हुए भूमिपुत्रास के लिए 1971 की ही नीति के अंतर्गत। 1970 से 2005 तक सबसे टॉप की पब्लिक सेक्टर जॉब्स में भूमिपुत्रास का हिस्सा 22% से बढ़कर 37% तक हो गया। पब्लिक सेक्टर के प्रोफेशनल वर्ग में भी मलेस की स्थिर रूप से वृद्धि होती रही। 1970 में 47%, वहीं बढ़कर 58% हो गए 2005 में। टीचर्स और नर्सेस की भी थोड़ी वृद्धि हुई, 68% से बढ़कर 70% से भी ज्यादा हो गए हैं अब। सबसे ज्यादा गौर करने वाला आंकड़ा यहां पर यह है कि 85% सिविल सर्वेंट मलेज है। वहीं भारत की टॉप नौकरशाही में विविधता बिल्कुल नहीं है। 10% से भी कम शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब से लोग हैं और अदर बैकवर्ड कास्ट में से तो ना के बराबर हैं। तो नौकरशाही में केवल माइनॉरिटी अपर कास्ट का दबदबा है। देश पड़ गया है पूरा ठंडा। ये खास हो रहे हैं जैसे हो कुंफू पांडा। मलेशिया की भी प्रॉब्लम है कि वहां के प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों के लिए आरक्षण की कोई नीति या कानून नहीं है। चलो खुश हो जाओ यार, यहां तो मलेशिया भी हमारी तरह है। फिर भी भूमिपुत्रा प्रोफेशनल्स की प्राइवेट सेक्टर नौकरियों में बढ़ोतरी हुई। केवल 5% थे 1970 में, 2005 में प्राइवेट सेक्टर में भी 38% हो गए। इनमें लॉयर्स, डेंटिस्ट, अकाउंटेंट्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट्स सब शामिल हैं। थोड़ा तो बेटर है ही मलेशिया, क्योंकि भारत के प्राइवेट सेक्टर में जातिगत भेदभाव
एक पवित्र धागे से जुड़ा हुआ है। फेविकोल का जोड़ है जो किसी दिन तो टूटेगा। मलेशिया के प्राइवेट सेक्टर में भी भेदभाव से लड़ाई अभी काफी लंबी है। एक स्टडी जिसमें बराबर योग्यता वाले फर्जी सीवी भेजे गए प्राइवेट नौकरी पाने के लिए, उसमें पाया गया कि 22% चाइनीज लोगों को कॉल बैक आया, वहीं केवल 4% मलय लोगों को कॉल बैक आया। एकदम सेम स्टडी भारत में भी हो चुकी है, जिसमें यह देखा गया कि दलित्स के साथ नौकरी के एप्लीकेशन स्टेज में ही भेदभाव होता है। क्या आप नौकरी चाहते हैं? अपर कास्ट नेटवर्क्स आपकी सेवा में हाजिर हैं। छिपे हुए कास्ट नेटवर्क्स वर्चस्व के मुखौटे के पीछे। अब शिक्षा में भी मलेशिया में कोई स्पेसिफिक पॉलिसी या कानून नहीं है। 1971 की ही इकोनॉमिक पॉलिसी से ही भूमिपुत्रास के लिए पब्लिक हायर एजुकेशन में 55% सीट्स रिजर्व हुई हैं और स्कॉलरशिप्स भी प्रोवाइड की गई हैं। ओवर डेकेड्स पब्लिक यूनिवर्सिटीज में ये संख्या बढ़ती ही गई है रिजर्वेशन की। क्योंकि पहले काफ़ी चाइनीज ओनली कॉलेज और विश्वविद्यालय होते थे, 1970 के बाद काफ़ी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ ऐसे खोले गए जो केवल भूमिपुत्रास के लिए थे या 90% भूमिपुत्रास के लिए। नतीजा यह हुआ है कि पब्लिक विश्वविद्यालयों में ज़्यादातर मलय छात्र हैं और प्राइवेट में चाइनीज छात्र। भारत में दोनों प्राइवेट और पब्लिक पास्ट में तो अपर कास्ट के लिए रिजर्व थे ही, और आज भी आरक्षण नीति ठीक से लागू नहीं होती। इन नए प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स की फीस में तो वंचित समुदाय के छात्रों का पढ़ना इम्पॉसिबल है। कहाँ 1959 में भूमिपुत्रास वहां केवल 20% थे वहां की यूनिवर्सिटी ऑफ मलाया में, और अब सारी यूनिवर्सिटीज में मिलाकर वह 60% हो चुके हैं। अपनी आबादी के अनुपात हिस्सा है अब उनका मलेशिया की पब्लिक शिक्षा में। किंतु और परंतु मलेशिया की आरक्षण नीतियों की अपनी ही प्रॉब्लम्स हैं। उनका एनालिसिस करके भी उनसे हम सीख सकते हैं। रोजगार और शिक्षा की नीतियों में कोई स्पष्टता नहीं है, वहाँ कोई कानून भी नहीं, ऐसे तंत्र भी नहीं है जो स्वतंत्र हो, या उसका इम्प्लीमेंटेशन के लिए या मूल्यांकन के लिए कोई और तंत्र या एजेंसीज हो। इसलिए अगर सिर्फ नंबर्स को देखें या मात्रा में आंकलन करें तब तो भूमिपुत्रास का प्रतिनिधित्व काफी अच्छा है। मुश्किल आती है जब क्वालिटी की बात होती है, प्रतिभावान टैलेंट प्रोड्यूस करने की बात। उदाहरण के लिए ग्लोबलाइजेशन के आज के टाइम की स्किल्स ना होने की वजह से काफी अंडर एम्प्लॉयमेंट वहां भी रहती है, यानी डिग्री के मुताबिक वहां के यूथ को भी काम नहीं मिलता। 2005 की एक वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट ने यह नोट किया कि 47% मलय कर्मचारियों की अंग्रेजी की स्किल्स में कमी है। यह भारत के लिए सबक है। आज के हिंदी की अंतरराष्ट्रीयता के दौर में अंग्रेजी विकास और सफलता के लिए बहुत जरूरी है। अरे पूछ लो ना शशि थरूर से। हम टॉप मोस्ट प्रिविलेज लोग अंग्रेजी का मजा लें, हम बाकी सबके लिए मातृभाषा जिंदाबाद की संस्कृति पैदा करें। जिंदाबाद मातृभाषा। वैसे अब मलेशिया में भी यह बात की जा रही है कि शिक्षा में सहायता ज्यादा उन लोगों को मिलनी चाहिए जो भूमिपुत्रा कम्युनिटी में अभी भी गरीब है। आखिर में मलेशिया की इकोनॉमिक पॉलिसी की भी काफी आलोचनाएं हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ साउथ ईस्ट एशियन स्टडीज के एक रिसर्च पेपर के अनुसार वह है मलय समुदाय के भीतर असमानता, भ्रष्टाचार, पारिवारिकता, पक्षपात और अलीबाबा, अरे चाइनीज टाइकून जैक मा की कंपनी नहीं है। अली है उन मलेस को कहा जाता जो केवल कागज पर मालिक है, जबकि असल में वहां बिजनेस चाइनीज चला रहे होते हैं। काफी चली होगी मलेशिया में अलीबाबा और 40 चोर। चिंता मत करो यार, इंडिया में फ्लॉप थी, पता भी नहीं थी कब। यही सब कारण है कि दुनिया भर की सरकारें अब देख रही हैं कि कैसे फ्री प्राइवेट मार्केट और आरक्षण एक साथ ला सकते हैं। जिस दिशा में अब भारत की अर्थव्यवस्था फैल रही है, हमें भी जल्द ऐसी नीतियां लानी होंगी। तो ये था मलेशिया और आरक्षण। अगले एपिसोड में हम लैटिन अमेरिका की ओर बढ़ेंगे और ब्राजील की आरक्षण पॉलिसीज पर चर्चा करेंगे। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया
तो शेयर करें फ्री मार्केट में। यदि और ऐसी वीडियोस आप देखना चाहें तो सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी भी बजाएं।